हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से भारत की जो अखंडता है, जो उसकी यूनिटी है, उसको ठेस पहुंच सकती है या भारत की अखंडता के सामने वो चैलेंज बनकर खड़े हो सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने रीजनलिज्म का फैक्टर पढ़ लिया है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, डिवाइसिव पॉलिटिक्स, ठीक है, कुछ जो राजनेता डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं जिसकी वजह से डिविजन्स क्रिएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन हमारी सोसाइटी के अंदर। और बहुत सारे जगह पर लोगों की कंप्लेंट ये रहती है कि अनइक्विटेबल डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हमें देखने को मिले हैं, जिस प्रकार से जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं जहाँ पर जो हाईवेज हैं, कुछ फ्लाईओवर्स हैं, मॉल्स बन रखे हैं, जिस प्रकार की सड़कें हैं, उस प्रकार की उस लेवल की डेवलपमेंट हमारे राज्यों तक नहीं पहुंची है। हमारा राज्य अभी तक उनसे वंचित है। हमारे रीजन्स में उस तरह की डेवलपमेंट आनी चाहिए। तो इसको लेकर भी जो देश के अंदर एक विभाजन वाली जो टेंडेंसी है, जहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लगे कि हमारा रीजन तो बैकवर्ड रह गया है, सरकार हमारे लिए कर ही क्या रही है, तो उसकी वजह से भी इंडिया की यूनिटी थ्रेटन हो सकती है। ठीक है, अब हम अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, एथनिक डिफ्रेंसिएशन एंड नेटिविज्म। एथनिक डिफ्रेंसिएशन मतलब एथनिसिटीज को लेकर एक तरीके से विभाजन समाज के अंदर, और नेटिविज्म का मतलब ये होता है जब आप अपने आप को किसी एक लोकल रीजन या लोकल प्लेस के साथ एसोसिएट करके देखते हो ना कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और यहाँ की जो जॉब्स हैं वो हमारे लिए ही होनी चाहिए, और बाहर से, यानी कि बाहर का मतलब यहाँ पर ये किसी और कंट्री के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन किसी कोई अन्य राज्य से व्यक्ति आकर उनका माइग्रेशन हमारे राज्य हमारे रीजन में ना हो, जिसकी वजह से हमारे लोकल लोगों की जो जॉब है वो चली जाए, या फिर हमारे जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो बंटने लगे बाहर से आने वाले लोगों के साथ। तो कई लोग अपनी उस रीजनल आइडेंटिटी को मेंटेन करने के साथ साथ वहाँ के रिसोर्सेज और जॉब्स के ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, है ना। तो एथनिक डिफ्रेंसिएशन की वजह से पास्ट में हमारे देश में बड़े सारे क्लैशेस देखे गए हैं बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और इनके पीछे फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रोमिनेंट फैक्टर है डैट इज नेटिविज्म। लाइक जॉब्स में कंपटीशन होना, जब कुछ लोकल लोगों को ये लगता है कि बाहर से माइग्रेट कर रहे लोग जो हमारे राज्यों के अंदर आ रहे हैं, हमारे रीजन के अंदर आ रहे हैं, वो लोकल जॉब्स को छीन लेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो कि कोई एक पर्सन है जो कि किसी एक अंडर डेवलप्ड रीजन से माइग्रेट कर कर किसी ऐसे स्टेट में गया है जहाँ पर उसकी स्टेट के कंपैरिजन में सामने वाली स्टेट में जहाँ पर वो पर्सन माइग्रेट कर कर गया है और अपने परिवार के लोगों को लेकर गया है, उसको लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और कमाई के साधन उसको और उसके परिवार वालों को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि बिहार के अंदर कोई एक ऐसा रीजन है, कोई एक ऐसा रूरल एरिया है जहाँ पर लोगों के पास कमाई का बिल्कुल ही साधन नहीं है। एक इंडिविजुअल और उसका जो परिवार है वो कितनी भी मेहनत मुशक्क़त कर लें, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो बिल्कुल वहाँ पर धूल चाट रही है। अब ये पर्सन और इसके परिवार के लोग सब लोग साथ मिलकर चले गए थोड़े से एक डेवलपमेंट वाले रीजन में, और मान लो ये माइग्रेट कर गए उत्तर प्रदेश की तरफ, ताकि इनको वहाँ पर लगता है कि इनको जॉब्स मिलेंगी, ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वहाँ पर जाकर, जिसकी वजह से ये अपनी सोशल वेलबींग को वहाँ पर जाकर बढ़ा सकते हैं, अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते हैं, कुछ कमाई का साधन इनको वहाँ पर मिलेगा। अब इनके लोकल रीजन में ये जहाँ से आए हैं माइग्रेट कर कर यूपी में, इनके पास तो वैसी जॉब नहीं थी। तो एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश का अगर कोई आदमी किसी एक रेट पर काम करने के लिए मान गए हैं किसी एक जगह पर, मान लो कोई एक ढाबा है, कोई एक रेस्टोरेंट है, चाय समोसे वड़ा पाव का कोई एक स्टॉल है, वहाँ पर जो काम करने के लिए लोकल यूपी आदमी का मान लो कोई रेट है कि वो महीने की सैलरी लेता है अपने मालिक से 10,000 रुपये, तो हो सकता है ये बिहार से जो एक पर्सन गया हो अपनी फैमिली को माइग्रेट करवा कर, वो हो सकता है कि वहाँ पर सिर्फ 5,000 रुपये में काम करने के लिए मान जाए। तो मालिक को तो हमेशा अपना प्रॉफिट देखना है। तो 10,000 रुपये पर जो ये पर्सन काम कर रहा था, जो कि लोकल यूपी का आदमी था, हो सकता है कि इसको जॉब से निकाल दिया जाए और उसकी जगह पर ये बिहार से आए हुए आदमी को वो मालिक जॉब पर रख ले। अब ऐसे कर कर ये नफरत बढ़ने लग जाती है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। इसको कहा जाता है जॉब कंपटीशन।
फिर कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज जो होते हैं किसी के रीजन में, कई लोगों को लगता है वैसे ही हमारे राज्य हमारे रीजन के अंदर इतने ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्स हैं, बाहर से लोग आएंगे, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ेगा हमारे राज्य पर, हमारे रीजन पर, तो वो रिसोर्सेज जो है सारे लोगों के बीच में बटेंगे, ठीक है। और कई लोगों को लगता है कि देयर इज़ अ थ्रेट टू आवर आइडेंटिटी, बाहर से अगर कोई लोग हैं वो अपने साथ अपनी खुद की लैंग्वेज को भी लेकर आएंगे, अपने खुद के कल्चर को लेकर आएंगे, अपने खुद के ट्रेडिशन को लेकर आएंगे। और जब ऐसे लोगों की संख्या जो कि बाहर से माइग्रेट कर कर किसी और रीजन या किसी और राज्य में गए हैं, जब इनकी संख्या बढ़ने लगेगी एज कंपेयर टू वहाँ पर जितने लोकल लोग हैं उसके कंपैरिजन में, तो ये लोकल लोगों को ये डर सताने लगता है कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, रीति रिवाज परंपराएं हैं, वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर चले जाएंगे। और उसकी जगह ये बाहर से आए हुए लोगों के जो कल्चर, कस्टम्स, रीति रिवाज, परंपरा, किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के जो तरीके हैं, यहाँ पर इनके अनुसार हमारे राज्य के अंदर सारी व्यवस्था आने लगेगी और हमारे स्टेट की या लोकल ट्रेडिशंस की आइडेंटिटी को एक आहट पहुंचेगी। और इसके संदर्भ में हम कुछ एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि ऐसे फ्रीक्वेंट क्लैशेस देखे गए हैं बिटवीन बोडोज एंड बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स। कहां पर देखे गए हैं क्लैशेस? इन असम। असम के अंदर जैसे एक चीज आप जानते होंगे, 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो बहुत सारे ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे एज अ रेफ्यूजीज वो भारत में आ गए थे और असम के अंदर वो सेटल हो गए थे। तो लोकल असामीज को ये लगता है ये जो ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए ये जो मुस्लिम रेफ्यूजीज जो लोग हैं ये हमारे लिए एक चैलेंज बनते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ जॉब कॉम्पिटिशन, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड थ्रेट टू आइडेंटिटी। तो उसके चलते भी असम में विरोध हुआ था और आज तक होता हुआ आ रहा है। और उनकी डिमांड रही है सरकारों से कि इनको आइडेंटिफाई करो और भारत में चाहे कहीं पर भी भेजो या वापस आप इनको बांग्लादेश भेज दो, लेकिन असम से निकालो। आप इनका कुछ भी करो, आप उनको भारत में रखना है, कहीं और स्टेट में भेजना है वो आपकी मर्जी, वापस बांग्लादेश में पटकना है वो आपकी मर्जी, असम में मत रहने दो। तो असम के अंदर इस प्रकार की क्लैशेस भी देखने को मिले हैं लोकल असामीज के अंदर, और जो 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद या उस टाइम पर जो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज यहां पर आए थे उनके बीच में, ठीक है। और इस टेंडेंसी की वजह से, इस नेटिविज्म वाली टेंडेंसी की वजह से, जहां पर आप अपने आप को लोकल रीजन का एक लोकल रीजन के बेसिस पर आप अपनी एक एथनिसिटी को लेकर चलते हो, आप ये मानते हो कि हमारी यहाँ पर जिस रीजन के साथ, जिस स्टेट के साथ हम एसोसिएटेड हैं, हमारी यहाँ पर खुद की एक आइडेंटिटी है, हमारे खुद के कुछ रीति रिवाज परंपराएं हैं, हमारी लिमिटेड जॉब्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बाहर का आदमी आकर क्यों उसको छीने, इसको कब्जा करे या फिर लोकल जो रीति रिवाज परंपरा है उसको चेंज करने की कोशिश करे। तो इसके पीछे एक जो प्रोमिनेंट रीजन है वो है सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन। सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि आपका जो अस्तित्व है, जो आपका बर्थ है, वो किसी ना किसी रीजन या लैंड के साथ तो एसोसिएटेड होता ही है। आप अगर भारत में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप किसी ना किसी राज्य से, किसी ना किसी उस राज्य के रीजन से तो बिलोंग करते होगे ना। तो आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए थे, मैं यहाँ पैदा हुआ था, मेरे परिवार वाले यहाँ पैदा हुए थे और आसपास जो पड़ोस में अंकल आंटियाँ रहते हैं, तो ये जो रीजन है या ये जो राज्य के अंदर जो पैदा होने वाले जो लोग हैं, तो इस राज्य की जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जो जॉब्स हैं, वो सिर्फ हमारे लिए ही है, बिकॉज वी आर द एक्चुअल सन ऑफ द सॉइल। इस भूमि के साथ, इस धरती के साथ जुड़े हुए हम ही ओरिजिनल यहाँ के लोग हैं। बाहर के लोग जो हैं वो हमारे को ठेस पहुंचा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग आवर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्सो हमारे कल्चर, रीति रिवाज और परंपरा की आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं अगर उनकी माइग्रेशन की टेंडेंसी बढ़ती चली गई और उनकी पॉपुलेशन एज कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन अगर वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन बेसिकली एक प्रकार से लोगों की
मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को दर्शाता है, जहां पर लोग जो है ना वो बंध जाते हैं अपने, उनका उनका अटैचमेंट डेवलप हो जाता है अपनी नेटिव प्लेस के साथ जहां पर उनका जन्म हुआ था। और उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी जो भूमि है जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां पर उनके कुछ मूल अधिकार होने चाहिए, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनके खुद के कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने चाहिए जो कि दूसरों को ना मिले, वो सिर्फ हमें ही मिले। ठीक है। और इसी आधार पर बहुत साल पहले हमारे देश में 1960s 1970s के डिकेड में क्या हुआ था कि मराठी स्पीकिंग पीपल के लोगों के अधिकारों को जागरूक करने के लिए ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी का भी निर्माण हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, शिवसेना, बाय बालकेशव ठाकरे। तो ये जो पॉइंट है ना, एथनिक डिफरेंशिएशन एंड नेटिविज्म, ये इतना ज्यादा हावी हो सकता है कभी कभार कि इसके बेसिस पर आप देखो इतिहास गवाह है कि सेपरेट एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नारा ये था कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर बाहर से आए हुए जो लोग हैं उन्होंने मराठी लोगों का जीना हराम कर दिया है। मराठी जो इंसान है वो महाराष्ट्र की धरती के साथ जुड़ा हुआ आदमी है, लेकिन वो अपने अधिकारों से अपनी ही धरती पर वंचित है। तो सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन के बेसिस पर कि महाराष्ट्र जो है वो मराठियों के लिए है, इसके बेसिस पर बाल केशव ठाकरे जी ने जो है शिवसेना पार्टी बनाई थी, जो आज तक टिकी हुई है। उसके बाद ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि केंद्र सरकार, या इस देश में कभी भी कोई भी सरकार आई हो केंद्र लेवल पर, उनका पूरा फोकस नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया पर रहता है। कहीं रहे चाहे ना रहे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पर तो बिल्कुल नहीं रहता है। और वहां के लोगों को ऐसा भी लगता है कि जब वो माइग्रेट कर कर, मान लो कोई असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा से कोई पर्सन है, वो दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आए हैं, वो कहीं बिहार जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो वहां पर दे हैव सीन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम, कि दे आर कॉल्ड बीइंग एज चिंकीज, मोमोज वाला, चाइनीज हो तुम तो, कौन सी कंट्री से आए हो, क्योंकि कल्चरल इंट्रैक्शन को कभी बढ़ाने की सरकार ने कोशिश ही नहीं करी है। साउथ इंडियंस के साथ नॉर्थ इंडियंस फिर भी फैमिलियर रहते हैं, बट नॉर्थ इंडियंस या साउथ इंडियंस या ईस्ट इंडियंस या वेस्ट इंडियंस इतने ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ फैमिलियर नहीं है। सरकार ने इनके बीच में इंट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए कभी कोई ठोस कदम ही नहीं उठाए, ऐसा नॉर्थ ईस्ट के लोगों की कंप्लेंट रहती है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से भी कभी कभार आइडेंटिटी इश्यूज देश में उभर कर आ सकते हैं, और फिर जब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो वो फिर सेपरेटिस्ट डिमांड करने लग जाते हैं। और सेपरेटिस्ट डिमांड मैंने आपको बताया था, या तो एक सेपरेट स्टेट को लेकर हो सकती है, और कभी कभार वो उत्तेजित होकर सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है, जहां पर ये जो सेपरेटिस्ट डिमांड है वो सिर्फ यहां तक सीमित ना रहकर कि हमारा एक सेपरेट स्टेट बना दो, वो सिर्फ इतनी ना रहकर एक सेपरेट कंट्री की डिमांड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। सत्यम टाइम पर आया करो यार आप क्लास में यार, ठीक है, आधी चीजें फिर वरना आपकी आधी छूटती रहेंगी। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, रियलिटी में है, मतलब यहां पर लोगों की कंप्लेंट से कुछ नहीं होता नॉर्थ ईस्ट, लेकिन सच में ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है। भारत के अगर आप मैप को देखोगे तो सिर्फ एक जगह है जहां की जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर उस पर चाइना कभी कोई कब्जा करता है या कोई वॉर हो जाता है तो वो हमसे पूरा का पूरा अलग हो सकता है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो सिर्फ एक कनेक्टेड है एक छोटी सी चोंच के साथ, एक छोटा सा नैरो कॉरिडोर है जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं या चिकन स्नैक बोलते हैं,
जो आपका ये जैसे ये इंडिया का मैप ये जो बनता है, आप यहाँ से जाते हो तो ये ऐसी चोंच टाइप ये जो खड़ी रहती है ना, ये उसके बाद ये आपका पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया ये स्टार्ट होता है। तो ये है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नैक। आप ऐसे डायग्राम्स को बनाकर आ सकते हो। ये मैंने हाफ डायग्राम बनाया, आपको पूरे इंडिया का डायग्राम बनाकर ऐसे इसको मार्क कर कर सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक के बारे में जब भी आपको किसी आंसर में लिखना हो जीएस पेपर 2 में विद रिस्पेक्ट टू आईआर इंडिया चाइना के रिलेशंस, पेपर 1 के अंदर जैसे अभी यहाँ पर इसका जिक्र हुआ इंटरनल सिक्योरिटी के माध्यम से कि चाइनीज फोर्सेस ने कभी अगर यहाँ पर कब्जा कर लिया तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से बिल्कुल परे हो सकता है, बिल्कुल दूर हो सकता है। आप ऐसे डायग्राम्स को बनाकर आ सकते हो, क्योंकि ऐसी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन को तो हर कोई लिख लेगा, बट आपको थोड़ा सा अपने आंसर्स को पॉलिश करना है ताकि आपका आंसर दूसरों से अलग दिखे। और अगर ऐसे हर एक आंसर के अंदर सपोज करो बुरी से बुरी परिस्थिति में अगर इफ यू आर गेटिंग हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, और ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर अगर आप हाफ 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 मार्क्स लेते चलो तो आपके वो टोटल पेपर्स को मिलाकर कम से कम 10 से 15 से 20 नंबर बन जाएंगे, एंड इट मैटर्स अ लॉट इन डिसाइडिंग योर रैंक। तो ये जो रीजन है इसके अंदर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर लोगों की कंप्लेंट ये रहती है कि जैसे बहुत बार ऐसी केस स्टडीज आती हैं रियलिटी में, आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में ऐसे एडिटोरियल्स छपते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, वीडियोस बनती हैं कि जहाँ पर बच्चों को नदियाँ नाले क्रॉस कर 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 स्कूल तक जाना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत मुशक्कत के साथ बच्चे जो हैं एक रस्सी का सहारा लेकर, एक रोप की ब्रिज का सहारा लेकर वो क्रॉस कर कर जा रहे हैं। और वहीं पर जब वहाँ का आदमी ये देखेगा कि कैसे दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, नोएडा में, गुड़गांव में हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो चुकी है, हमारे रीजन में तो सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया, तो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर और पूरी की पूरी पॉपुलेशन जब एक जगह की फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो सेपरेटिस्ट डिमांड को तो वो उठाएंगी, ये तो बहुत लाजमी है, नेचुरल है फिर तो दिस रीजन हैज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इज मोर बैकवर्ड इकोनॉमिकली एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और ये रियलिटी है, सिर्फ ब्लेम गेम वाली बात नहीं है कि आप केंद्र सरकार को ब्लेम कर रहे हो। तो एज अ रिजल्ट इतिहास, हिस्ट्री ने हमेशा ये देखा है, आपको ऐसे टर्म्स वैसे यूज नहीं करने, इन्होंने ना कुछ ज़्यादा ही सेंटी होकर यहाँ पर इतिहास लिख दिया है। इतिहास वर्ड इज नॉट अ इंग्लिश वर्ड, आपको ऐसा कभी वर्ड ITHAS यूज नहीं करना है। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पर इसको काटो, आप यहाँ पर लिखो हिस्ट्री। ये राइटर को ज़्यादा सेंटी हो गया होगा, क्योंकि समझाने के पर्सपेक्टिव से तो देखो ऐसे मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल हंसी मजाक के मैं भी समझा देता हूँ, लेकिन लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। आपको वहाँ पर थोड़ा मैच्योर तरीके से बात करनी होती है। मैच्योर का मतलब ये नहीं होता कि आपको हैवी इंग्लिश या हैवी हिंदी के टर्म्स लिखने होते हैं, बट आप इजीली किसी भी चीज़ को समझा सको विद अ डिसिप्लिन्ड लैंग्वेज। फ्रैंक नहीं होना है आंसर राइटिंग में अपनी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हिस्ट्री विटनेस सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ सेपरेटिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब सेपरेटिज्म की मतलब फीलिंग ऐसे क्योंकि नफरत भर गई है केंद्र सरकार के प्रति, और इसी की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आप ये भी देखोगे कि नेक्सलाइट्स का भी फिर एक बोलबाला जो है वो छा जाता है। अब इससे ना सरकार को खुद ही दिक्कत होती है, क्योंकि जब आपके खुद के लोग, देश के लोग आपसे अलग होने की बात कर रहे हैं, सेपरेट स्टेट या सेपरेट कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो यानी कि दे आर नॉट साइकोलॉजिकली कनेक्टेड विद द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। देश का आइडिया या फिर मैं इस देश का देशवासी हूं, ऐसा उनके मनोवैज्ञानिक स्तर पर मेंटली ये वाला आइडिया उतर ही नहीं रहा है। तभी तो वो अलग होने की बात कर रहे हैं कि या तो सेपरेट राज्य बना दो या ऑल टुगेदर हम स्ट्रगल करेंगे कि सेपरेट कंट्री बना दो। जैसे नागालैंड के अंदर जो डिमांड उठती है और आज तक उठ रही है कि सेपरेट कंट्री बना दो ग्रेटर नागालैंड के नाम से, या फिर जैसे मीजोस की स्ट्रगल को लेकर उनके लीडर ने, मैंने आपको नाम बताया था उसका, एजी फिजो ने मूवमेंट चलाई थी नॉर्थ ईस्ट में, एजी फिजो। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी इसकी वजह से बढ़ता है। कैसे? जहां पर हमेशा ऐसा देखा गया, मैंने इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिलेबस का पहला पॉइंट है, ठीक है, डेवलपमेंट एस्पेक्ट वाला, ठीक है, लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म वाला, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इतिहास में हमेशा ये चीज देखी गई है कि जहां पर भी कोई भी कंट्री हो, डेवलपमेंट अगर नहीं आई है तो लोग अपना और अपने परिवारों का पेट भरने के लिए फिर उल्टे सीधे रास्ते अपना लेते हैं, लाइक आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन करना या अपने ही देश की सरकार के खिलाफ उसकी हुकूमत को गिराने के लिए हथियार उठा लेना। तो यहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फिर देखने को मिलती है हमें टुवर्ड्स बांग्लादेश,
टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स म्यांमार, टुवर्ड्स नेपाल, टुवर्ड्स भूटान, ये चीज है। उसके बाद इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सिर्फ रिश्ते खराब नहीं होते हैं दो कम्युनिटीज के बीच में, बट इससे एक डर का माहौल भी बना रहता है, असुनिश्चित माहौल बना रहता है कि जब आप एक मान लो कि कोई एक रिलीजियस डिनोमिनेटेड कोई गली है, वहां पर उस धर्म के पर्टिकुलर लोग रह रहे हैं जो कि आपके धर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो आपकी हो सकता है कि बहू बेटियां भी वहां से गुजरने की, अगर वो उधर से मार्केट होते हुए जा रही हैं तो वो डर डर के निकलें। अब अपने ही देश में आप किसी एक पैरामीटर को लेकर डर के घूम रहे हो, तो यहां पर फ्रीडम और लिबर्टी का आइडिया तो मिसिंग हो जाता है ना कंप्लीट तरीके से। और फिर एक मिसट्रस्ट वाली फीलिंग भी इसकी वजह से डेवलप होती है कि जब किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के इंसान ने कोई एक घटना को अंजाम दिया, तो ऐसा एक नैरेटिव बन जाता है पूरे देश में या किसी के राज्य के अंदर कि इस धर्म के सारे जो लोग हैं वो बेकार होते हैं, वो गद्दार होते हैं, वो हमेशा गलत रास्ता अपनाते हैं। ऐसे कर कर हमारे देश का ये जो सेकुलर फैब्रिक है कि जहां पर हम ये बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो धागे के अंदर हमने सभी धर्मों के लोगों को जो पिरोया हुआ है, वो धागा कहीं ना कहीं टूटने लग जाता है और उसके अंदर एक गांठ दिखने लग जाती है। धागे के अंदर जब भी आप कोई गांठ बांधते हो, गांठ लगाते हो, तो वो दूर से फिटनेस होती है कि अब ये धागा नेचुरल नहीं है, ये दरार पड़ चुकी है। और ये चीज हमारे देश को आगे लेकर जाने के लिए उसके रास्ते के अंदर एक स्पीड ब्रेकर का काम करती है, एक गड्ढे का काम करती है। ये इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, धर्मों को लेकर जो लड़ाइयां होती हैं। फिर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे जाते हैं। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट मतलब राज्य राज्य के बीच में लड़ाई, और ये लड़ाइयां जनरली हमारे देश में दो मैटर्स के ऊपर होती हैं, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में, या फिर दो तीन राज्य एक साइड, दो तीन राज्य दूसरी साइड, एक राज्य वर्सेस दो तीन राज्य ऑन अदर साइड। तो ये डिस्प्यूट जनरली दो फॉर्म में होते हैं, वाटर डिस्प्यूट एंड बॉर्डर डिस्प्यूट। या तो किसी एक एरिया को लेकर या पानी की लड़ाइयां। तो दिस इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स कैन लीड इमर्जेंस ऑफ फीलिंग्स रिलेटेड टू रीजनलिज्म, कि हमें अपने राज्य के बारे में सोचना है, हमारे राज्य के जो लोगों को पानी मिलना चाहिए, ठीक है, इतनी इतनी खेती बाड़ी होनी चाहिए। तो आपका फिर ये जो आइडिया है ना कि आपके राज्य के लोगों को मिलना चाहिए, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि वो पूरे भारत के लोगों को मिलना चाहिए, ये आइडिया कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल पर अपनी जो हिंदुस्तानी वाली आइडेंटिटी को देखने का होता है एक पर्सन का, वो नजरिया गिर कर थोड़ा सा नैरो माइंडेड होकर, पैरोकियल होकर एक रीजन पर उतर आता है, जिसकी वजह से दो राज्यों के बीच में हो सकता है जो व्यापार चल रहा हो वो खत्म होने लगे, डगमगाने लगे, जिसकी वजह से उस व्यापार से होने वाले लोगों का जो साधन जुड़ा हुआ था घर परिवार को चलाने का, कमाई का साधन, वो प्रभावित हो सकता है। और इसकी वजह से भी आपके अंदर जब रीजनलिज्म की फीलिंग बढ़ेगी, तो एक राज्य के लोग हो सकता है दूसरे राज्य के लोगों से लड़ने लगे, नफरत करने लगे, या उस राज्य के लोग जब आपके राज्य के अंदर आकर कोई जॉब्स वगैरह के लिए आए तो आपको कोई जॉब ही ऑफर ना करे, भले आप में कितना भी टैलेंट हो। तो इसकी वजह से ट्रेड और कम्युनिकेशन जो होते हैं, जो बातचीत होती है, उनका जो सिलसिला होता है वो प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। फिर इसमें कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि किसी एक राज्य ने एक बांध बना दी, पानी रोक दिया दूसरे राज्य में जाने से, जैसा अभी हमने इंटर नेशन स्टेट के साथ करा, पाकिस्तान के साथ अभी हमने करा, पानी रोक दिया वहां पर, है ना। लेकिन हम यहां पर सिर्फ अपने ही देश के अंदर राज्य राज्यों के बीच में बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर भी एक थ्रेट है भारत की अखंडता पर, यूनिटी पर। कभी कभार जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस और उनके एसोसिएटेड जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, वो कभी कभार देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करते हैं वॉयलेंस को फैलाकर, और वो सो कर देते हैं उन फीलिंग्स को। सो का मतलब होता है बोना, जैसे आप बीज बोते हो ना, तो वो बोने का काम करते हैं एक ऐसी भावनाओं को कि लोगों को वो ऐसा
बताएं, ऐसी राह पर लेकर जाएं कि तुम्हारे देश की सरकार ने तुम्हारे लिए किया ही किया है। ठीक है, तुम्हारे बाप को देखो कितनी बुरी तरीके से पुलिस वालों ने टॉर्चर कर करके मारा था, है ना। इससे सेपरेटिज्म की भावना आ जाती है। इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस में मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी अजय देवगन की मूवी की दिल जले की, है ना, कि कैसे उसका ब्रेन वॉश कर 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 जब उसके फादर को पुलिस थाने के अंदर मरना पड़ता है तो कैसे वो एक आतंकवादी बन जाता है उस पिक्चर के अंदर। तो ये आतंकवादी संगठन जो होते हैं ऐसे ही लोगों को भर्ती करने की कोशिश करते हैं। और जो नेक्सलाइट्स होते हैं जो कि आतंकवादी नहीं होते हैं, वो तो हमारे ही देश के लोग हैं, बस वो थोड़ा सा राह भटक गए हैं, लेकिन उन्होंने हथियार उठा लिया प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, हमारी आर्म फोर्सेस के खिलाफ। तो जहां हमारी आर्म फोर्सेस की जो मेहनत है, जो उनका दिमाग है, वो बॉर्डर पे लगना चाहिए, वो पूरा फोकस सरकार का आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करने में चला जाता है, और वो भी अपने ही लोगों को, अपने ही देशवासियों को कंट्रोल करने के लिए, जिन्होंने सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन, आर्म फोर्सेस के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। इससे होता क्या है, अल्टीमेटली हम अपने ही लोगों को अपने से दूर कर देते हैं साइकोलॉजिकली। एग्जाम्पल, पाकिस्तान की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है आईएसआई, आप लोगों ने जैसे एक था टाइगर जिंदा, सलमान खान और कैटरीना कैफ की मूवी देखी होगी, तो सलमान खान उसमें रॉका होता है जो कि इंडिया की एक ये जो इंडिया की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। पाकिस्तान की होती है आईएसआई, जो कि कैटरीना कैफ ने जिसका रोल निभाया वो एक आईएसआई एजेंट होती है। तो आईएसआई के ऊपर बहुत बार पास्ट में आरोप लग चुके हैं कि आईएसआई जो है वो मुजाहिदीन को ट्रेन करता है, सपोर्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर में लड़ने के लिए, वहां के यूथ को गुमराह करता है, ठीक है, नफरत भरी भावना उनके अंदर भरता है, जिसकी वजह से जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं हमारे देश में, फिर चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बहुत सारी जो जगहों, वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी पनपने लग जाती हैं अमंग्स रेसिडेंट ग्रुप्स, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो भारत के जो लोग हैं। तो इन सारे चैलेंजेस के होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन में दैट देयर कैन बी नो डाउट ऑन द रोल प्लेड बाय सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। चैलेंजेस ये सारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो सामाजिक लेवल पर और कल्चरल लेवल पर भारत के अंदर जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वो एक इंटरनल इंटीग्रेटेड फैक्टर है भारत के समाज का, जिसकी जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं वो डाइवर्सिटी आज तक चली हुई आ रही है, सस्टेन है, और वो डेवलप करने का काम करती है भारत के समाज को और उसके साथ जुड़े हुए लोगों को। बस उस रास्ते में कभी कभार कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को आज तक हमने सक्सेसफुली कंट्रोल करा है, उनको ओवरकम करा है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम एक वे फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं। राइटर हमें ये बोल रहे हैं कि दिक्कत ना डाइवर्सिटी में नहीं है, बट डाइवर्सिटी के रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को हैंडल करना ताकि उनका दुष्परिणाम ना पड़े भारत के समाज और उसके अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर, उसको हैंडल करना वो दिक्कत है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, सरकारों का एटीट्यूड या रवैया क्या होना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम एक सेपरेट चैप्टर्स के बारे में कवर करेंगे, लाइक रीजनलिज्म की भावना, कम्युनिटीज़ के बीच में जब क्लैशेस होते हैं, कम्युनलिज्म की भावना, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी जो समस्याएं हैं, दे हैव अराइजन बिकॉज द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। जिस प्रकार से आज़ादी से लेकर अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है हमारे देश के अंदर, वो डेवलपमेंट इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है सभी लोगों के बीच में, सभी रीजन्स के बीच में, सभी राज्यों के बीच में। ठीक है, या फिर कल्चर जो है कुछ लोगों का, जिस प्रकार से उनका जो एक रीति रिवाज परंपरा है, उनका जो खुद का कल्चर है, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली केंद्र सरकार की तरफ से या फिर पूरे भारत के लेवल पर। तो इस संदर्भ में हमारा संविधान हमारे बहुत काम आ सकता है, क्योंकि संविधान और उससे डिराइव हुई जो वैल्यूज हैं वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स का काम कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हमारी सोसाइटी को हम कैसे गवर्न करें। जैसे सरकारों के लिए कि सरकारों की ड्यूटी क्या होती है, उसके लिए संविधान में लिखा हुआ है डीपीएसपीस, और जनता को अपने आप को कैसे बेहतर बनाते हो, एक देश को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए गिवन है फंडामेंटल ड्यूटीज, और आपके उसके साथ कुछ एसोसिएटेड राइट जिसको सरकार आपसे नहीं छीन सकती है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो है आपके मौलिक अधिकार। तो संविधान के ये जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, ये जो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे भारत के समाज के अंदर ये जो अखंडता है, उसके साथ ये जो डाइवर्सिटी है,
उसको एक धागे में पिरोने का काम अच्छे से करा है हमारे संविधान में। और जब भी फ्यूचर में कोई ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिनके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो अगेन हमारे लिए हमारा संविधान ही एक रूल बुक की तरह काम करेगा, एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करेगा। अब कोई भी जो सोसाइटी ऐसा पास्ट में देखा गया, राइटर का ये कहना है कि जिसने अपने आप को होमोजेनाइज करने की कोशिश करी है, कहने का मतलब ये है कि जिन देशों ने आज तक की कभी भी कोशिश करी है कि हम अपने पूरे देश की आइडेंटिटी को एक ही रंग रूप देने की कोशिश करते हैं कि सभी लोग एक ही धर्म को फॉलो करेंगे, एक ही लैंग्वेज बोलेंगे, एक ही कल्चर को अपनाएंगे, एक जैसा खाना खाएंगे, एक जैसा उनका पहनावा होगा। अगर कभी भी किसी सोसाइटी को ऐसे होमोजेनाइज करने की कोशिश करी जाती है जिससे सरकारों को लगता है कि सब लोग अगर एक जैसे होंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। होमोजेनाइज करने में जो लोग अपनी आइडेंटिटी को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी रीति रिवाज परंपरा को किसी मेजॉरिटी ग्रुप के कंपैरिजन में कोई एक माइनॉरिटी ग्रुप है, वो इन सबको अलग रखना चाहता है। वो माइनॉरिटी ग्रुप ये चाहता है कि हमारी भाषा, हमारे कल्चर, हमारे पहनावे की, हमारे खाने की, इन सब की भी एक तरीके से एक रिस्पेक्ट हो, एटलीस्ट उसकी रिकॉग्निशन हो। लेकिन जब होमोजेनाइज करने की कोशिश करी जाती है किसी भी समाज को या सामाजिक व्यवस्था को, तो उसकी वजह से स्टैग्नेशन देखने को मिलती है उस समाज के अंदर, और अल्टीमेटली उस समाज की जो कोर वैल्यूज होती हैं वो डिक्लाइन हो जाती हैं। हमने कभी भी हमारे देश के अंदर, हमारा संविधान कहता ही नहीं है कि हमें होमोजेनाइज करना है। हम हेट्रोजीनियस नेचर की सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। इवन कुछ कुछ ऐसे लिमिटेड लोग जो कि 100 लोग रह गए हैं और उनके साथ उनकी एसोसिएटेड जो भाषा है, उनको डर लगता है कि हमारे बाद ही हमारी भाषा लुप्त ना हो जाए, तो भारत की सरकार ने ऐसे कदम भी उठाए कि उन 100 लोगों के, या मान लो कोई ट्राइबल ग्रुप है, कोई कल्चरल ग्रुप है, किसी गांव में रहने वाले कोई लोग हैं, 100 लोगों ने सिर्फ जब भारत के लोगों से डिमांड करी है ना कि हमारे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो हमारी पुश्तैनी लैंग्वेज है, हम इसको बोलते हैं, ये रिकॉग्नाइज लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमें डर है कि हमारी जनरेशन के बाद ये लैंग्वेज लुप्त ना हो जाए, इतिहास के पन्नों में खो ना जाए। तो भारत की सरकार ने उनको ये अनुमति दी और खुद भी कदम उठाए कि उस लैंग्वेज को भी, जिसको बोलने वाले जो वक्ता हैं वो बहुत ही कम है नंबर के अंदर, उनको भी रिकॉग्नाइज करा गया है। तो हम लोग हमेशा हिट्रोजिनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं और माइनॉरिटीज़ के जो अधिकार हैं उसको भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे देश में हमारे संविधान के कोर प्रिंसिपल से डिराइव होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस केस में जिसने अपनी सोसाइटी को होमोजेनाइज करने की कोशिश करी है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने, आपको याद होगा जब हम 1971 इंडो पाक वॉर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बांग्लादेश जिसको हम आज कहते हैं वो क्या था उस टाइम पे, ई पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था वो, है ना। लेकिन जब पाकिस्तान ने वहाँ पर उसके कल्चर को, ईस्ट पाकिस्तान के कल्चर को होमोजेनाइज करने की कोशिश करी कि वहाँ पर लोगों के ऊपर लैंग्वेज थोपने की कोशिश करी उर्दू, जबकि ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे दे वर मेजॉरिटी बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन, है ना। तो उसकी वजह से हुआ क्या, पाकिस्तान को क्या सहना पड़ा, पाकिस्तान को इस एरिया में रहने वाले जो लोग थे, इस रीजन के अंदर जो रहने वाले लोग थे, उनका जो लीडर था शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग पार्टी जिसने बनाई थी, उसने इस चीज़ के खिलाफ विरोध करा कि वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो सरकार को चला रहे हैं, वो हमारे ऊपर अपने कल्चर को, अपनी भाषा को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। और वो स्ट्रगल कुछ इतनी भयंकर तरीके से चली कि ईस्ट पाकिस्तान से अलग होकर सेपरेट दुनिया के अंदर एक नई कंट्री बनकर आ गई, एक नया नेशन स्टेट बनकर आ गया, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो जब वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने इम्पोज करने की कोशिश करी थी अपना कल्चर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर, अल्टीमेटली इसकी वजह से बांग्लादेश बना। तो पाकिस्तान के हाथों कुछ नहीं लगा, बल्कि एक रीजन उसके हाथ से निकल ही गया। तो दोस्तों, ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो हमारे सिलेबस का इंडियन सोसाइटी का पहला पॉइंट था, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करा। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड। ये विजन आईएएस का 2020 का डॉक्यूमेंट है, वैल्यू एडेड मटेरियल के उस कैटेगरी के अंदर। विजन आईएएस ने अभी एक और मटेरियल निकाला है 2024 में, सेम इसी नाम से, जहाँ पर उसने ये जो आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो ये हेडिंग्स दिख रही हैं, कुछ नई हेडिंग्स भी हैं उसके अंदर। तो हम एक बारी 2024 के मटेरियल से भी अपने इस नॉलेज को थोड़ा सा और ब्रशअप करेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हमारे पास इनफ पॉइंट्स हों लिखने के लिए।
और फिर हम एंड में क्या करेंगे, जैसे आप इस डॉक्यूमेंट के एंड में देखोगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि कुछ विजन आईएएस वालों के हैं और कुछ यूपीएससी में अभी तक जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो हम उन विजन आईएएस के क्वेश्चंस को भले देखें ना देखें वो अलग बात है, लेकिन पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, हम लिख कर देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। और ये जो हमने पढ़ा है पहला पार्ट अपने सिलेबस का, क्या इसकी नॉलेज के बेसिस पर हमसे वो सवाल बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। इसकी नॉलेज के बेसिस पर अगर क्वेश्चन में कुछ ऊट पटांग चीज़ें पूछी गई हैं तो क्या हम तोड़ मरोड़ कर, क्या प्रॉपर तरीके से कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को लिखते हुए उस क्वेश्चन को एड्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे। फिलहाल 2020 का आपका ये जो डॉक्यूमेंट है विजन आईएएस का, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यहाँ इतना पढ़ते हुए यहाँ तक आपका 90% काम डन हो चुका है। बाकी 10% इसके 2024 वाले मटेरियल से हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।